एक नेवल ऑफिसर को अगर किसी विदेशी महिला से शादी करनी होती है तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट और डिफेंस दोनों से तमाम तरीके की परमिशंस की जरूरत होती है। लेकिन राजीव गांधी जिस टाइम पर प्रधानमंत्री थे तो उनकी पत्नी सोनिया गांधी, जो कि बाद में उनकी पत्नी बनी, पहले एक विदेशी महिला हैं। उनको लेकर राजीव गांधी बिना इंडियन नेवी की किसी परमिशन के उस टाइम पे इंडियन नेवी की आन बान शान आईएनएस विराट के अंदर जाते हैं। आईएनएस विराट हमेशा मॉडर्न वेपन से लैस रहता है। इसके अलावा उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं ऑलमोस्ट मान के चलिए वो सब कॉन्फिडेंशियल है। इवन इतना ही नहीं, राजीव गांधी और सोनिया गांधी को आईएनएस विराट के अंदर वाइन भी सर्व करी जाती है। यह दावा है हरिंदर सिक्का का। अब हरिंदर सिक्का कौन है? हरिंदर सिक्का इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी हैं। यह लेफ्टिनेंट कमांडर के पद से 1993 में रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी हुई है। इस किताब का नाम है कॉलिंग सहमत। कॉलिंग सहमत वही किताब है जिसके ऊपर राजी मूवी बनी हुई है। विकी कौशल और आलिया भट्ट को इसमें कास्ट किया गया है। खैर, इस किताब के ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। इस किताब के बारे में बाद में मैं बात करूंगा। पहले बात करता हूं कि हरिंदर सिक्का का दावा क्या है। इनका दावा है कि उस टाइम पर राजीव गांधी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जाया करते थे बर्मिंघम आइलैंड में, और इस आइलैंड में ऐसी जगह नहीं है कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का एंकर डाला जा सके। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्हें वाइन सर्व करी जाती थी इंडियन नेवी के हाईटेक एयरक्राफ्ट के जरिए। मतलब कहने का आप यह समझ लीजिए कि इंडियन नेवी के हाईटेक हेलीकॉप्टर्स से वाइन लाई जाती थी और वहां पर डेक में इनको सर्व किया जाता था। सिक्का जी का यह भी कहना है कि इंडियन नेवी के अंदर जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया जाता है या किसी भी तरीके का मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट शामिल किया जाता है तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉप अधिकारी होते हैं उनको भी इससे 7 से 8 महीने तक दूर रखा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेंस सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी। कहने का मतलब यह है कि इनका कहना है कि जो टॉप नॉच ऑफिसर्स भी होते हैं तो मैक्सिमम ऑफिसर्स को इनसे 7 से 8 महीने इसलिए दूर रखा जाता है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं चाहती है डिफेंस कि ये लीक होने पाए। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि राजीव गांधी अपनी पत्नी, जो कि पहले एक फॉरेनर हैं, उनको विदाउट एनी डिफेंस परमिशन के एयरक्राफ्ट कैरियर में इंडियन नेवी के लेकर क्यों गए? आपने देखा होगा कई बार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति अपनी पत्नियों के साथ 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में शामिल होते हैं। जी हां, ये प्रोटोकॉल है, वो ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में भी वो विजिट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन क्या वो डिफेंस के इस तरीके के कॉन्फिडेंशियल इक्विपमेंट्स के पास भी जा सकते हैं? और वो भी तब जब उनकी पत्नी पहले एक फॉरेनर है। इंडियन नेवी के स्ट्रक्चर सिस्टम में मौजूद कई सारी खामियों को हरिंदर सिक्का ने एबीपी न्यूज के एक पॉडकास्ट में बड़ी सटीक तरीके से बताया। इन्होंने जो किताब लिखी है कॉलिंग सहमत, जिसके ऊपर राजी मूवी बनी हुई है, उसके बारे में जब मैंने जाना असलियत तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। हरिंदर सिक्का बताते हैं कि इनकी किताब में जो इन्होंने किरदार दिखाया हुआ है सहमत का, जी हां, उसने पाकिस्तान में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था। इनका कहना है कि इनकी किताब पर आधारित जो मूवी बनाई गई है राजी, उसमें कई सारी चीजें झूठे तौर पर दिखाई गई हैं। जैसे कि इस किताब का जो मेन किरदार है सहमत, वो एक कश्मीरी मुसलमान है और वो श्री कृष्ण की पूजा करती है। जब वो पाकिस्तान में ऑपरेशन परफॉर्म करने जाती है तो उसे किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं फील होता है। जबकि मूवी में दिखाया गया है कि जो आलिया भट्ट का किरदार है, जिसका नाम सहमत है, वो हमेशा गिल्ट में रहती है, जैसे कि उसे लग रहा है कि कई बार वो गलत कर रही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस किताब में जब आप पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको कई बार तिरंगे का जिक्र दिखाई देगा, लेकिन पूरी मूवी में से तिरंगे को गायब कर दिया गया है और कई बार आपको पाकिस्तान का झंडा भी दिखाया गया है। और तो और सहमत का जो किरदार है उससे पाकिस्तान की फौज की तारीफ भी करा दी गई है। अब जब मैं ये सब कुछ देख और सुन रहा था तो उस टाइम पर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अजीब भी लगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि इस देश में बस एक ही चीज को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो है फौज। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए एक तरीके से ऑक्सीजन का काम करती है। लेकिन जब उसके ऊपर भी राजनीति हो जाती है तो ये हम सब के ऊपर एक तरीके का सवालिया निशान है। अब इसका दूसरा पहलू भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड कॉमोडोर हैं जिनका नाम है अजय चिटनिस। इन्होंने इंडिया टीवी को दिए हुए एक इंटरव्यू में यह बताया, जो कि हरिंदर सिक्का की बात का खंडन करता है। इन्होंने बताया कि लेट 1987 में राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ हेलीकॉप्टर से
त्रिवेंद्रम में आते हैं और वहां से वो आईएनएस विराट की यात्रा करके लक्षद्वीप जाते हैं, लेकिन हां, उनको वाइन सर्व नहीं करी जाती है। लेकिन एक सवाल, बीइंग अ गुड सिविलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि मेरे जीवन का पहला और आखिरी सपना ही आर्म्ड फोर्सेस में जाना था। मेरे मां बाप ने हमेशा मुझे यह सिखाया कि बाद में वो है, पहले ये देश है। जरूरत जब पड़े तो पहले देश के लिए सोचना और उनके लिए बाद में सोचना। तो आज आप मुझे यहां पर जज भी कर सकते हो कि ये कैसा व्यक्ति है जो कि अपने मां बाप का स्थान बाद में रख रहा है और पहले देश की दुहाई दे रहा है। आप मुझे कैसे भी जज कर सकते हो, लेकिन मैं हूं ऐसा ही। इस वजह से अजय चिटनिस के बयान के बाद अभी भी यह सवाल खड़ा हुआ है कि मैं मान लेता हूं कि वाइन सर्व नहीं करी गई, लेकिन क्या परमिशन ली गई थी? क्योंकि सोनिया गांधी पहले एक फॉरेनर महिला है। आज जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा इस टाइम पर पूरे देश के अंदर 9,900 आर्मी ऑफिसर्स की जरूरत है। अगर तीनों सेनाओं को मिला दें, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 11,266। अभी इन ऑफिसर्स के लिए 3 नए सिलेक्शन बोर्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में एक ही सिलेक्शन बोर्ड है जिसे एसएसबी के नाम से जानते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी ऑफिसर्स निकलते हैं वो सारे एसएसबी के ही थ्रू निकलते हैं। अधिकारियों की बहुत बात हो गई, अब जरा बात कर लेते हैं बंदों की। बंदों का आप मतलब समझे? नहीं, वो बंदे नहीं जो आप समझ रहे हो। आर्मी यूनिट या कंपनी के अंदर जो सेना के अधिकारी होते हैं वो अपने जवानों को बंदे कहकर बुलाते हैं, और बंदा इन्हें कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि जिस बंदगी के साथ ये इस देश की सेवा करते हैं उस पर कोई भी सवालिया निशान नहीं है। अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। कोविड के आने से पहले हर साल सेना में लगभग 80,000 जवानों की भर्ती करी जाती थी, लेकिन साल 2020, 21 और 22 इन 3 सालों में कोविड की वजह से कोई भी भर्ती नहीं करी गई। हां, वो एक अलग की बात है कि इलेक्शन जरूर कंडक्ट किए गए, जो सरकारी मंत्री है उनके दौरे भी होते रहे, उनकी रैलियां भी होती रही, लेकिन जैसे ही जवानों की भर्ती की बात आती थी तो कोरोना आसमान से उतर आता था और सबको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता था। 2022 में सरकार के द्वारा एक नई योजना लाई जाती है। जी हां, आपको पता है, इसका नाम है अग्निपथ योजना। इसके अंदर प्रावधान यह है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के अंदर जो जवानों की रिक्रूटमेंट होगी वो अग्निपथ योजना के अंतर्गत ही करी जाएगी, और यही जो जवान होंगे ये अग्निवीर कहलाएंगे। इनकी जो ड्यूटी है ये महज 4 साल की होगी। हालांकि जहां पर पहले हर साल 80,000 जवानों का रिक्रूटमेंट हो रहा था, अग्निपथ योजना के अंदर उसका आधा, मतलब जस्ट 40,000 भर्तियां ही करी जा रही हैं। आप पिछले 2 सालों से रशिया और यूक्रेन का वॉर देख रहे हो। इसके अलावा इजराइल और फलस्तीन आपस में लड़ रहे हैं। पूरा यूरोप और नाटो यूक्रेन और रशिया के वॉर के पीछे लगा हुआ है। इधर पूरा मिडिल ईस्ट जो व्यस्त है वो फलस्तीन और इजराइल के बीच में व्यस्त है। ऐसे में जो हमारे 2 पड़ोसी हैं, पी से पिशाचपुरी और सी फॉर चंडालपुरी, अगर ये दोनों हरकत पे उतर हैं तो क्या हमारे पास वो मैन पावर है उनसे लड़ने के लिए? क्या हमारे पास योद्धा है सही मात्रा में लड़ने के लिए? ये जरा सोचने वाली बात है। भारत की जो टोपोग्राफी है, यहां पर हमें पैदल सेना की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल हो, दोनों जगह पर ये जो फ्रंट लाइन हीरोज हैं यही केवल हमें बचा पाएंगे और कोई नहीं। आपने अभी तक कई बार अग्निवीरों के बारे में कई नफे और नुकसान सुने होंगे। आपने सुना होगा कि 21 साल की उम्र में जब एक अग्निवीर रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद उसकी राज्य सरकार उसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी देगी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पर भी उन्हें 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग ऑफिसेस के लिए जो ये पूर्व सैनिक हैं, जो मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए 8,10,000 पोस्ट खाली रख रखी थी, जिसमें से 7,70,000 अभी भी खाली हैं। मतलब 95% पोस्ट अभी भी खाली हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो दूसरी नौकरी को पाने के लिए इनका कंपटीशन किससे होगा? इनका कंपटीशन इन पूर्व सैनिकों से होगा। अगर इनके कंपैरिजन में हम बात करें तो अग्निवीरों के पास कुछ भी नहीं होगा। कारण क्या है? ये जो पूर्व सैनिक हैं, जो पहले से ही रिटायर हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनका जो मेंटल स्टेट है ये कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा इनको एक्सपीरियंस है अपनी पूरी ड्यूटी का। साथ में अग्निवीरों से पहले से ये इन एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, ये जो खाली पद हैं वो पूर्व सैनिकों के नाम होंगे या अग्निवीरों को भी उसमें कुछ मिल पाएगा? मेरा एक भाई नेवी से रिटायर हो चुका है और एक भाई अभी स्टिल नेवी में जॉब कर रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस में जानने वाले हैं। जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो उनका कहना होता है कि 17 साल का ये जो अग्निवीर है, जब इसका रिक्रूटमेंट होगा तो उस टाइम पर ये 1 साल की ट्रेनिंग में जाएगा, 1 या आधा साल उसकी छुट्टियों में निकल जाएगा।
उसके बाद वो 1 साल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने विभाग को समझने में, अपनी पलटन को समझने में लगाएगा, और चौथा साल आते जब वो कैपेबल हो जाएगा तब उसके रिटायरमेंट होने की घड़ी आ जाएगी। उसके बाद वो अपना पोस्ट रिटायरमेंट प्लान करने में जुट जाएगा। इन अग्निवीरों में वो सच्ची देश भावना कैसे डेवलप हो पाएगी जिसके थ्रू वो अपनी पलटन से जुड़ पाएगा? एक फौज की शान हमेशा उसके बंदे होते हैं, जी हां, उसके सिपाही होते हैं, जो कि जब सर पे कफन बांध के वॉर क्राई करते हुए वॉर फील्ड में उतरते हैं तो दुश्मनों के पैजामे फट जाते हैं। क्या ये अग्निवीर उसके लिए सक्षम होंगे? आपने कैप्टन बना सिंह का नाम जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको बता देता हूं। 26 जून 1987 को सियाचिन के अंदर जब हमारी पोस्ट पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, तो उस टाइम पर नायाब सूबेदार की पोस्ट पर बना सिंह थे, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले पाकिस्तानियों से उस पोस्ट को खाली करा लिया था। ये ताकत होती है इंडियन आर्मी के सिर्फ एक सोल्जर की। मैं ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां ऑफिसर वॉर फील्ड में कोई भी ऑफिसर या सोल्जर नहीं होता है, वहां पर सारे ही बंदे होते हैं, सारे ही भारत माता के शूरवीर होते हैं। बाद में कैप्टन बना सिंह को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। मैटर यह है कि कैप्टन बना सिंह जिस टाइम पर इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे तो वो सर पे कफन बांध के निकले थे उस जुनून के साथ, ये पोस्ट आज मुझे चाहिए, और उस टाइम पर वो एक नायाब सूबेदार थे। क्या आज अग्निवीर जो हमारा निकल रहा है उसमें भी ये कैपेबिलिटी होगी? ये जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इन्हें और समय मिलना चाहिए या अग्निवीर जवान अपने आप में कैप्टन बना सिंह की तरह कैपेबल होगा। इंडियन आर्मी के इन सोल्जर्स को ट्रेनिंग के लिए और टाइम मिलना चाहिए, सर्विसेज के लिए और टाइम मिलना चाहिए, जिससे कि देश की सिक्योरिटी पर कोई सवालिया निशान ना आने पाए, या फिर अग्निवीर योजना 4 साल के लिए सही है? ये आप दूसरों को ये वीडियो शेयर करके पूछिए और अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। 2024 में 30,000 से भी ज्यादा एसएससी के अंदर वैकेंसीज हैं। आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, किसी भी सेंट्रल एग्जाम के लिए एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। मेरे जीएसजीके फाउंडेशन बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हेल्प 50 कोड अगर लगाते हैं तो 50% के डिस्काउंट के साथ आप अभी उसे अवेल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टैटिक जीके की किताब भी अगर आप चाहते हैं तो मेरी किताब आप Amazon से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नए वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।